हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इसके पहले हमने पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख के आ जाओ। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को विद द सेकंड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। इसके पहले हमने अनबैंक्ड रोड के बारे में देखा था। और अनबैंक मतलब एक हॉरिजेंटल रोड, और उसके बारे में हमने कुछ वेलोसिटीज वो सब निकाली थी। अब हम देखेंगे एक बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब जैसे कि सरफेस से बात करें तो एक जो एक हिसाब से अगर मैं हॉरिजेंटल के रेफरेंस से देखूं तो मेरा जो रोड होगा वो कुछ एंगल से इंक्लाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थीटा एंगल आपको दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, 10 20, है ना, 30, कितना भी हो सकता है ये। तो अगर ऐसा कुछ है तब हम ऐसे रोड को बोलेंगे बैंक्ड रोड। ठीक है, क्या बोलेंगे? बैंक्ड रोड। और अनबैंक्ड रोड मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है यहीं पे अगर मेरा रोड है तो वो अनबैंक्ड हो गया। तो अगर कोई गाड़ी है ऐसे रोड पे जो कि बैंक्ड है, जाकि जो कि आपको F1 रेसिंग ट्रैक में आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसे ही रहता है। तो इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे वो देखो, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। पहले तो हमने यहाँ पे माना कि लेट से अपना जो रोड है भले ये बैंक्ड है बट फिर भी एक पूरा एक सर्कुलर पाथ बना रहा होगा, तो उसका रेडियस आर मान लेते हैं। फिर जो रोड बैंक्ड है जिस एंगल पे है वो है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकिंग हुई है विद द हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोर्सेस आपको दिख रहे हैं जो कि इस व्हीकल पे लग रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसका वेट mg। ठीक है, फिर सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये सब चीजें तो बेसिक है। तो पहले तो हमने ये बताया कि हमारा जो वेट लग रहा है, वेट है mg, और ये हमेशा कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपको लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं देखना है कि सरफेस ऐसा है तो ऐसा डाउनवर्ड गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अलग बात है, हमने इसे जो है कि बैंक्ड किया है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे। बट आप अगर बात करोगे कि सेंटर ऑफ मास तक जो एक लाइन जा रही होगी वो यहां से होके जाएगी एकदम वर्टिकली, आप नीचे की ओर ड्रॉ करो बस, सरफेस कैसा रहने दो, ये आपका वेट है। ठीक है, डाउनवर्ड। फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन से डिनोट करते हैं, ये हमने हमेशा देखा है कि इस केस में मेरी गाड़ी इस रोड के सरफेस पे, तो वो सरफेस ऑफ रोड से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो, ये सरफेस ऑफ रोड है और ये एन आप देख रहे हो, ये वेक्टर जो एन दिख रहा है आपको बाहर की ओर जा रहा है और ये परपेंडिकुलर है विद दिस सरफेस। ठीक है, उसके बाद द नॉर्मल रिएक्शन एन इज रिजॉल्व इनटू। अब एक और काम हम यहाँ पे करेंगे कुछ चीजों को और बेटरली समझने के लिए, कि आप इस एन को रिजॉल्व कर दो दो कंपोनेंट में। पहली बात तो आप ये देखोगे कि जैसे कि मेरा जो सरफेस है, रोड वाला सरफेस जो है वो थीटा वाले एंगल से इंक्लाइन हो चुका है, स्लोप में आ चुका है। और उसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो है मेरा एन वेक्टर, ये वर्टिकल के साथ भी सेम थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, इसको खुद विजुलाइज करके आप देखोगे कि मान लो सरफेस पे ऐसे गाड़ी थी पहले, तो ऐसा कुछ खास आपको यहाँ पे एन में कंपोनेंट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, एन आपका ऐसा कुछ दिख रहा है और मेरा यहाँ पे ये जो रोड है बैंक्ड भी नहीं है। बट जब मैंने इस रोड को, है ना, इंक्लाइन कर दिया इतने एंगल पे, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्लाइन हो जाएगा। और वर्टिकल से देखा जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। तो वैसे ही जब मेरा सरफेस थीटा वाले एंगल से इंक्लाइन हुआ तो वर्टिकल वाले डायरेक्शन से एन वाले वेक्टर का जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। ठीक है, और भी कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे मेरे वर्टिकल वाले जो डायरेक्शन के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो रहेगा एन कॉस थीटा, ये हमने देखा हुआ है हमेशा। ठीक है, इसको आप ट्रायंगल में देख के भी कर सकते हो, है ना। वरना आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां पे एंगल बनाएगा वहां पे उसका कॉस वाला कंपोनेंट होगा। और जिस वाले डायरेक्शन से, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल नहीं बना रहा है थीटा,
तो वहां पे फिर साइन वाला कंपोनेंट होगा। इसको समझने के लिए आप और भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप पूरा ये ट्रायंगल देख लो, ठीक है, ये आपका जो ट्रायंगल था, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये आपका एन वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई अगर निकालो, डिस्टेंस निकालो, लेट से अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थीटा पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं कि मुझे ये भी मिले साइड उस रेशियो में और हाइपोटेनस भी मिले, बिकॉज मुझे एन में रिजोल्व करना है। तो वो कौन सा होगा, साइन होगा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट साइड यहाँ पे इसको लेट से एक्स मान लो, सो एक्स है, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, एन है, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, साइन थीटा की। और कल को आप जब एक्स निकालोगे, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड निकालोगे, इसे शिफ्ट करके तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। तो ऐसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एन साइन थीटा जो है कंपोनेंट माना। और वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, अब देखो ये वाली जो साइड है वो इससे रिजेंबल कर रही है, और अगर मैं ये निकाल लूंगा तो ये पूरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको लेट से मैं y मान लेता हूं। अभी आप ये सोचो कि मुझे थीटा पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें आपको इसकी एडजेसेंट साइड भी मिले और ये हाइपोटेन्यूज भी मिले। तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज से सोच लो क्या होता है, कॉस होता है, कॉस होता है एडजेसेंट साइड विच इज y, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, n। यहां से आप y निकाल सकते हो, n को यहां बेच के, तो ये क्या होगा, n cos थीटा। n cos थीटा किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, मतलब इसकी वैल्यू आई। और ये एक रेक्टेंगल में ये अगर ये n cos थीटा तो ये भी क्या रहेगा, n cos थीटा। तो इस हिसाब से हमने प्रूव किया कि ये वाला जो है हिस्सा ये है n sin थीटा, और ये वाला हिस्सा है n cos थीटा, ठीक है। तो समझने के लिए आप ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करके ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, वरना इतना करने की जरूरत भी नहीं है। हमेशा आप देखो, जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनेगा हमेशा वहां पे कॉस रहेगा, और जहां पे थीटा नहीं रहेगा वहां पे क्या रहेगा, इनके साथ साइन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपना जो एन है वो तो हमने रिजोल्व कर दिया, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वर्टिकली ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा, एक जगह पे पड़ा हुआ है। सो वर्टिकल जो फोर्सेस है वो क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। जैसे कि ऊपर की ओर फोर्स है एन कॉस थीटा और नीचे की ओर है एम जी, तो क्या लगता है एन कॉस थीटा और एम जी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस, तो एन कॉस थीटा और एम जी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद और क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपको जो एन साइन थीटा यहां पे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट है वो, इसकी बात करें तो यहां पे शायद यही एक फोर्स है जो कि क्या कर रहा होगा, इसे एक सर्कुलर मोशन में रखेगी, क्योंकि रोड पूरा ऐसा गया होगा, है ना। तो एक सर्कुलर मोशन में रखने वाला यही एक फोर्स होगा एन साइन थीटा वाला, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एन साइन थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा ही किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से, जो कि होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम वो भी यहां पे लिख देंगे, एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन है अपने पास फर्स्ट और ये है सेकंड, आप डिवाइड कर लो। आप सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एन साइन थीटा है इसके नीचे आ जाएगा ये चीज जो कि है एन कॉस थीटा, और इसके नीचे राइट साइड में नीचे क्या आ जाएगा, एम जी। एन और एन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, एम और एम कैंसिल, वी स्क्वायर, और आर और जी क्या आ जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा किया भी हमने, है ना, कुछ ऐसा हमने किया भी था। और यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं थीटा निकाल सकता हूं। थीटा कैसे निकालेंगे, टेन को यहां भेज के, जनरली समझते तो हम ऐसा है कि टेन को यहां भेज के हम टेन इनवर्स कर लेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम दोनों साइड में टेन इनवर्स अप्लाई करते हैं, टेन इनवर्स यहां भी और टेन इनवर्स यहां भी, इसके साथ भी। अब यहां पे क्या होगा, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, थीटा। और राइट साइड में क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें ये चीज थोड़ा देखा जाए तो सही नहीं है,
जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं टू यहाँ का यहाँ गया तो प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। यहाँ पे थोड़ा बोलना गलत है, बिकॉज ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है कि टेन यहाँ का वहां गया तो इनवर्स हो गया, साइन यहाँ का वहां गया तो इनवर्स हो गया। नहीं, एक्चुअल में हम इनवर्स से थ्रू आउट दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, काटते हैं और टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो थीटा यहाँ पे आपको मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम यहाँ पे जो अपना एंगल ऑफ बैंकिंग है वो निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रैक क्या है, और जी। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए और आप फटाफट से फाइंड कर लोगे। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज करेंगे, टेंजेंट का टेबल भी यूज करेंगे। ठीक है, नेचुरल टेंजेंट का लोगारिथमिक बुक में जो होता है वो। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको जो कि हम ऐसे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। सेम टॉपिक है, बट यहाँ पे आप मिनिमम वेलोसिटी देखोगे। मिनिमम वेलोसिटी अभी आपने थीटा निकाला था, कि एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है मिनिमम वेलोसिटी। ये कैसे निकालेंगे, मतलब एक हिसाब से मैं यहाँ पे ये ट्राई करूंगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि मेरी गाड़ी जो है वो स्किड करके नीचे की ओर ना आए। बिकॉज यहाँ पे एक, जैसे आपने यहाँ पे देखा था वॉल ऑफ डेथ या वेल ऑफ डेथ में, कि मिनिमम वेलोसिटी एक चाहिए थी वहां पे भी, नहीं तो गाड़ी क्या होगी, दीवार से गिर जाएगी नीचे को। बिकॉज लगातार एक वेट वाला फोर्स तो नीचे की ओर लग ही रहा है। वैसे यहाँ पे भी स्लोप के साथ तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है जो कि रखनी चाहिए गाड़ी को, कि वो स्किड ना करे नीचे की ओर। तो देखो, हम यहाँ पे एक तो हमारा पिछला जो फॉर्मूला है वो यूज कर लेंगे जो हमने पहले भी डेराइव किया था और आज भी हमने डेराइव किया। एक हिसाब से यहाँ से आप वी निकाल लो, है ना, इसको वहां बेच के और स्क्वायर यहाँ बेच के तो रूट होगा। पिछले लेक्चर में हमने ये डेराइव किया है कुछ ऐसी चीज। ठीक है, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं वी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, शिफ्टिंग और स्क्वायर शिफ्ट करें, ये सब आ जाएगा। फिर वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, अभी इस वाले में भी आप देख लो तो वेट जो है आराम से नीचे की और एम जी आपको नीचे की ओर दिख रहा है। फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर स्पीड v1 कोई एक स्पीड आप मान लेते हो। ठीक है, कोई एक स्पीड मान लेते हो, लेट से v1, और मान लो कि वो जो स्पीड है वो इस वैल्यू से कम है। ये आपने जस्ट ऊपर डेराइव किया वेलोसिटी का फॉर्मूला। मान लो कोई एक नया वेलोसिटी मैंने गाड़ी को दिया है, बट वो वेलोसिटी मेरे इस वाले वेलोसिटी से क्या है, कम है, लेस है। इसके बाद द कंपोनेंट एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पे आप क्या बोल सकते हो, यहां पे आप ये चीज बोलोगे कि जो कंपोनेंट है आपका एन साइन थीटा, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होगी। थोड़ा इसको इस हिसाब से देखो आप, कि मैं वेलोसिटी को कम कर रहा हूं, मेरे इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी से वेलोसिटी को कम कर रहा हूं, तो होगा क्या, हो सकता है गाड़ी गाड़ी मेरी कहां है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो नीचे लाने वाला जो फोर्स है, नीचे लाने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स ऊपर लेके जाने वाले फोर्स से क्या है, ज्यादा है। ऐसा मैं बोल सकता हूं। थोड़ा और प्रॉपरली बात करें तो सर्कुलर मोशन जनरली इस डायरेक्शन में होगा, या ये आपका जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं यहां पे होगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। तो एन साइन थीटा यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो एन साइन थीटा ज्यादा होगा किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ही बोल सकते हो आप। सेंट्रीफ्यूगल बोला है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बिकॉज दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी होती है। तो एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे आर मिसिंग था तो आर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेंगे इसके बाद, the direction of the force of static friction Fs between the road and tires is directed along the inclination of the road upwards। इसके बाद आप स्टैटिक फ्रिक्शन को देखो ध्यान से। अच्छा, ये चीज थोड़ा समझ के लेना कि जब हम यहां पे देखेंगे, मतलब ये सोचो जब भी ऑब्जेक्ट जिस तरफ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स हमेशा क्या लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट
ये ध्यान देना है कि जब भी ऑब्जेक्ट जिस तरफ जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, जैसे कि इस केस में मैं अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात करूंगा तो बहुत कम होने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट, ऊपर की ओर। ये लॉजिक याद रखना, ये लगाने में फिर आसान होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो आप ऊपर की ओर, ये एफ एस की डायरेक्शन ऐसी कुछ है, यहां की ओर लग रहा है। इसको भी आप फिर कंपोनेंट वाइज क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये ऐसे आप देख लो कि ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, और दो लाइन है, पैरेलल है, दोनों हॉरिजेंटल है तो, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो अगर ये एफ एस हॉरिजेंटल से अगर थीटा एंगल बना रहा तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस वाला कंपोनेंट होगा। और वर्टिकल वाला कौन सा हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देना है। और यहाँ पे भी हमने वही काम किया है जैसे आपने पहले भी किया था, कि ये आपका नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स एंगल थीटा है, ये वाला एन कॉस थीटा और ये वाला एन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े और फोर्सेस आ गए। इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर ली हमने। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा इज पैरेलल एंड अपोजिट टू एन साइन थीटा। अब देखो एफ एस कॉस थीटा जो है ये एन साइन थीटा से क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट दिख रहा है, ये अंदर की ओर ये बाहर की ओर, है ना। ये आप देखो दोनों पैरेलल हैं और दोनों अपोजिट है ना। इसके बाद these two forces provide the necessary centripetal force और balance the centrifugal force। अब ये दोनों फोर्स मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो पहले जो हम बोल रहे थे, देखो हमने क्या माना था कि हमने इतनी कम वेलोसिटी ले ली है कि मान लो आपका ये जो गाड़ी है वो गिर जाएगी। बट ये भी समझो, लेट से मैंने वेलोसिटी कम ली क्योंकि मैं मिनिमम की तरफ जा रहा हूं, बट स्टिल ये गाड़ी गिरी नहीं, ये गाड़ी स्लाइड होके नीचे की ओर नहीं आई। तो उसमें क्या क्या रीजन हो सकता है, मतलब यहां पे कोई है जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, जितना चाहिए था उतना कर दिया। ठीक है, जितना चाहिए था उतना कर दिया। तो कौन यहां पे प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, वो देखने वाली बात है। हमने यहां पे पहले ही बोल दिया था कि एन साइन थीटा बड़ा है किससे, एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर से। अगर एन साइन थीटा बड़ा है, ये वाला फोर्स अगर बड़ा है, तो इसको फिर ये नीचे की ओर भेजेगा या फिर जो अपना मोशन है वो बंद हो जाएगा या नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा, जो भी है। बट क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई गाड़ी चलेगी, इतना मिनिमम ले आते हैं बट फिर भी गाड़ी चलेगी, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक, बोल सकते हो कि फोर्स और होगा, और सब मिलके एक सेंट्रिपिटल फोर्स क्रिएट करेंगे। कौन होगा देखो, एन साइन थीटा बड़ा है और ये लग रहा है यहां पे, और इससे लगा है। इसको आप ऐसे समझो कि एन साइन थीटा बड़ा है इससे, अगर ये बड़ा हो जाता है और बैलेंस नहीं करता है तो ये स्लाइड हो जाएगा। बट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एन साइन थीटा के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा, जो कि इसे कुछ हद तक कम कर देगा। किसको कम कर देगा, एन साइन थीटा। तो अगर मैं ये बड़ी वैल्यू में एन साइन थीटा में माइनस करूंगा एफ एस कॉस थीटा, तो ये जो बड़ा था ना इससे, अब ये बड़ा नहीं क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पीछे समझ रहे हो, जैसे देखो अगर ऐसे आप समझो, 8 अगर छोटा है 10 से, या ऐसे बोलो 10 बड़ा है 8 से, अगर मैं 10 में कुछ माइनस कर दूं, 2 माइनस कर दूं, तो क्या आएगा, यहां भी 8 आ जाएगा, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं यहां पे कि पहले क्या हो रहा था, पहले एन साइन थीटा हमारा बड़ा, हमने बोल दिया था एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर से। फिर हमने क्या बोला कि ये तब की बात है जब वो स्लाइड करके नीचे आ जाए या फिर वो और घूम ना पाए। बट क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि नहीं रुको, मिनिमम वेलोसिटी है बट वो उसे घुमा देगी, घुमा देगी, मतलब आपको ये देखना है कि कोई फोर्स तो इसके बराबर आएगा। अभी तो फिलहाल छोटा पड़ रहा है, मतलब ये बड़ा पड़ रहा है, इसको आप थोड़ा कम कर दो। कम करने वाला भी आप देखोगे यहाँ पे एक फोर्स है, एन साइन थीटा के अपोजिट फोर्स कौन सा आपको दिख रहा है, एफ एस कॉस थीटा। और ये इसका इफेक्ट कुछ हद तक कम करेगा, बिकॉज दोनों क्या है, अपोजिट फोर्सेस हैं। तो ये जो बड़ा आपको दिख रहा है इसमें आप माइनस कर दोगे एफ एस कॉस थीटा, और ये जो बड़ा था ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है।
देखो m1 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो चीज है एक फोर्स नहीं, दो फोर्स का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। बस एन साइन थीटा ही नहीं, एन साइन थीटा बहुत ज्यादा हो रहा था यहाँ पे, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको मिनिमाइज करने के लिए एफ एस कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट है। ठीक है, हो सकता है ना अगर वो गाड़ी मान लो स्लाइड करके नीचे भी आती, बट क्योंकि टायर रगड़ रहे हैं सरफेस से तो वो उसको रोक देते। तो ये एफ एस कॉस्टा वो वाला कंपोनेंट है, फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि उसे रोक रहा है स्लाइड होने से, और उसका जो मोशन है सर्कुलर वो मेंटेन कर रहा है। तो एनसाइन थीटा मैंने एफ एस कॉस्टा इज इक्वल टू ये अपना टर्म है m1 स्क्वायर अपॉन r। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ ज्यादा खास है नहीं। आप देखोगे वर्टिकली कितने कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, देखो ऊपर की ओर है एन कॉस थीटा, ऊपर की ओर ये है एफ एस साइन थीटा, और नीचे की ओर क्या है एम जी। क्या ये वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करेगा? नहीं, एक जगह पड़ा हुआ है, मतलब जितना ऊपर की ओर फोर्स है मिला लो तो वो नीचे वाले फोर्स के क्या होगा, बराबर हो। ऊपर वाला कौन सा फोर्स है, एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिया और दोनों मिला के किसके बराबर होंगे, एम जी के बराबर, वो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फॉर द मिनिमम पॉसिबल स्पीड, अब सबसे कम जो पॉसिबल स्पीड हो सकती है उसके लिए ये चीज भी याद रखना, अगर मैं मिनिमम स्पीड बोलूं, मिनिमम स्पीड बोलूं या मैक्सिमम स्पीड बोलूं, दोनों ही केस में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों ही केस में मैक्सिमम होगा, ये याद रखना। अगर देखो मिनिमम है मतलब मान लो अगर बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो मिनिमम अगर गाड़ी मान लो रुकी गई है तो रुक गई है तो वो मूव नहीं करेगी, या बहुत धीरे धीरे चलेगी तो उसके जो टायर है बहुत रब करेंगे सरफेस से, तो मैं बोल सकता हूँ मिनिमम स्पीड में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। मैक्सिमम स्पीड में जब वो ड्रिफ्ट कर रहा होगा या जब वो एकदम से टर्न पे शार्प जो है टर्न्स करेगा तो वो टाइम पे भी उस पे रोड पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो मैक्सिमम स्पीड में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। तो दोनों ही चीज में रखो, अगर इसके बीच में कुछ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वैल्यू से तो कम रहे। जैसे ऑसिलेटिंग आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखे हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो कुछ -1 से 1 जाती है, फिर वापस -1 से 1, मतलब एक जगह पे वो घूम रही है, वैसे ही मिनिमम स्पीड पे एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, फिर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम स्पीड में एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम है, फिर मानो कि कम हुई स्पीड, अगर सॉरी मिनिमम स्पीड पे आपके एफ एस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे फिर वो कम होगी, और जैसे जैसे मैक्सिमम करोगे वैसे वैसे वो वापस से बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ है। तो ऑसिलेटिंग नेचर इसका रहने वाला है, तो याद रखना है फिलहाल तो कि मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए हमने बोल दिया है एफ एस मैक्सिमम होगा, और अगर एफ एस मैक्सिमम होता तो हमने पढ़ा हुआ है कि एफ एस जो है ना ये लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन होता है, और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या तो क्या बोलोगे, एफ एस बराबर होगा म्यू एस एन। ठीक है, अब इसका काम हम आगे लेंगे। ठीक है, कैसे, देखो इसको देखो पहले, इसमें आप क्या कर सकते हो, वही एफ एस को आप सब्स्टिट्यूट करो, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, म्यू एस एन, तो एन साइन थीटा माइनस यहाँ पे आएगा म्यू एस एन, और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो कुछ कॉमन निकाल लेंगे हम, एन कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर एन कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, राइट साइड की बस बात कर रहा हूं मैं, तो एन कॉस थीटा प्लस एफ एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, म्यू एस एन, और साथ में साइन थीटा। यहां भी आप देखोगे तो एन और एन कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे अगर एन तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है,
अब यहां पे आप देखो तो ये दो इक्वेशन को ऐसे आप पहले तैयार कर लो, तब जाके आप क्या करो, आप उसके बाद जाके आप डिवाइड करो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 into हमने फिर डिवाइड किया, ठीक है, हमने फिर डिवाइड किया, हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले से डिवाइड किया, तो दोनों का एलएचएस भी डिवाइड होगा, और ये जो आपको आरएचएस दिख रहे हैं ये भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो एलएचएस में क्या क्या डिवाइड होगा, एम और एम कैंसिल हो सकते हैं, क्या क्या बचेगा यहाँ पे, v1 स्क्वायर, और नीचे रहेगा आर और जी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे जब डिवाइड होगा कौन से टर्म देख रहे हैं, ये न्यूमरेटर है आपका और ये डिनोमिनेटर, एन और एन कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन यहां पे कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पे थोड़ा और मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसे कि अगर मैं कॉस से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं, हर एक टर्म में कॉस से डिवाइड कर दूं, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, तो थोड़ी चीजें बेटर बन सकती हैं। जैसे कॉस और कॉस तो कैंसिल ही हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और टेन में वैल्यूज थोड़ी हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि और भी एक्सप्रेशन है वहां पे टेन का काम आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दोगे थ्रू आउट बाय कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यहाँ पे कॉस से डिवाइड किया तो कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा बस म्यू एस, और नीचे कॉस अपॉन कॉस इज 1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉस से तो क्या होगा, म्यू एस साइन अपॉन कॉस इज 10। तो यह आपका v1 स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू यह है। फिर आप आर जी को क्या भेजोगे, यहां भेजोगे, तो आर जी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा कुछ ऐसे, और जब स्क्वायर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और ये है आपकी मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे हर वो चीज कर दी इसको मिनिमम बताने के लिए, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया मिनिमम वेलोसिटी का, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ऐसे हमें करना होगा ये, कुछ डाउट है इसमें, दोनों ये इक्वेशन निकालना जरूरी, ठीक है। पहले हमने ज्यादा बोला, फिर बोला कि नहीं ये घूम रहा है, स्टिल घूम रहा है, मतलब ये जो है ये ज्यादा नहीं है, बराबर ही हो जाना चाहिए। तो ये जो ज्यादा चीज को कम करने के लिए यहाँ पे है एन साइन थीटा के लिए अपोजिट एफ एस कॉस थीटा है, तो एन साइन थीटा में आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे एफ एस कॉस थीटा, और ये फिर बराबर हो जाएगा mv1 स्क्वायर अपॉन आर की। और सेकंड वाला हमने आराम से वर्टिकल कंपोनेंट देख के निकाला, ऊपर की ओर दो फोर्स और नीचे की ओर एक फोर्स है, वो वर्टिकली मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब ये बैलेंस होंगे, ये दोनों को जोड़ दिया इसके बराबर होंगे। और फिर जैसे मैंने बताया एन एफ एस को पुट कर दिया हमने ये बोल के कि भाई मिनिमम पॉसिबल स्पीड में एफ एस मैक्सिमम होता है, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन, पुट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, एन कॉमन निकाला, डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा मिला। उसके बाद भी हमने फिर कॉस से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो टेन में मिल गया और कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये सब जरूरी चीज है। उसके बाद आप देखोगे ध्यान से, सो फॉर म्यू एस, अगर मैं म्यू एस को टेन थीटा से बड़ा या इक्वल कर रहा हूं, तो फिर मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसको आप ऐसे देखो, पहले तो अगर मैं म्यू एस को अगर मान लो मैं टेन थीटा के बराबर ही कर देता हूं, पहले इक्वल टू वाली बात कर रहे हैं, तो अगर मैं टेन थीटा के बराबर ही कर देता हूं, मतलब यहां पे अगर म्यू एस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0, न्यूमरेटर यहां पे 0, फ्रैक्शन 0, मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, एंड अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, तो मिनिमम वेलोसिटी उस केस में तो 0 है। और अगर मैं यहाँ पे म्यूएस को बड़ा करूं, ठीक है, म्यूएस को अगर मैं टेन थीटा से बड़ा करूं, तो देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन फिर कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि अगर म्यूएस टेन थीटा से बड़ा हो जाए और टेन यहां पे और यहां पे टेन से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है जो कि निगेटिव में है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो, ये न्यूमरेटर क्या होगा, निगेटिव, फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, इनटू पॉजिटिव चीज भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव, और रूट में निगेटिव नहीं हो सकता, डिफाइन ही नहीं।
बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका फिलहाल बस इतना मतलब है कि ये चीज होने से मैं यहां पे कुछ खास वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा। वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। कॉम्प्लेक्स में खेलोगे और कॉम्प्लेक्स को समझना मतलब समझ नहीं सकते कॉम्प्लेक्स चीजों। रियल वाले बैकग्राउंड से हट जाओगे, आप कॉम्प्लेक्स में चले जाओ। तो ये चीज है क्या? ये चीज इसके लिए दी स्मॉलर एंगल्स की। अगर मान लो ये जो बैंकिंग है ये काफी छोटी है, मतलब ये जो एंगल है मान लो कि 15 डिग्री है या 10 डिग्री है या और कम 5 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो इतने छोटे एंगल के लिए आपको यही देखने को मिलेगा। मतलब म्यू एस ग्रेटर देन tan थीटा। अगर आप खुद देखो, अगर मैं tan ऑफ 15 डिग्री लेता हूं, वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। 0 पॉइंट में आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, मुझे नहीं पता कितनी, डिनोमिनेटर टेबल से वो आप निकाल सकते हो, 0 पॉइंट कुछ आएगी। और अगर मैं एक एक रोड की बात करूं, एक ट्रैक की बात करूं, तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 0.6 ऑन एन एवरेज, 0.6 0.7 होता है। और ये वैल्यू इससे आपको बड़ी ही मिलेगी छोटे एंगल्स के लिए। मतलब 30 के नीचे रखना, 30 के नीचे 25, 20, 15, 10, 5, उतने में आपको हमेशा ये रिलेशन मिलेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो tan थीटा से क्या है, बड़ा है। और अगर ऐसा कुछ है, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा है tan थीटा से, मतलब क्या? मतलब ये कि गाड़ी मेरी एक जगह पे रुकी रहेगी, मूवमेंट नहीं करेगी। और मूवमेंट नहीं करेगी तो वेलोसिटी फिर क्या रहेगी, जीरो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि रुकी रहेगी? आपने अभी जस्ट पढ़ा tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही होता है। अगर tan थीटा म्यू एस से कम है, मतलब यहां पे जो है वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। tan थीटा अगर कम हो रहा है तो ये वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और इतनी तो कम हो जाएगी कि उसको फिर वो मूव कराने देगी नहीं, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ये tan थीटा से ज्यादा हो गया, गाड़ी एक जगह पड़ी रहेगी। पड़ी रहेगी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऐसे समझो। ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि अरे कैसे क्या बोल रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने यहां पे म्यू एस को रखा tan से, तो चलो इक्वल में तो समझ में आ रहा है, जीरो हो गया। बट ग्रेटर देन में ये पूरी चीज अंदर की निगेटिव हो जाएगी, और जो कि अनडिफाइंड होती है रूट में। उसका ये मतलब है कि आप क्यों आप वो वैल्यू वेलोसिटी की नहीं निकाल पाओ। बट स्टिल कंसेप्चुअली देखा जाए तो वो टाइम पे भी आपकी गाड़ी मूव करेगी नहीं, पड़ी रहेगी रोड पे, और वो टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, विच इज मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। तो वही बोला फॉर मोस्ट रफ रोड, रफ रोड भी बोला गया। रफ रोड बोला गया मतलब क्या, म्यूएस की भरपूर मात्रा होगी। म्यूएस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बट 0.7 0.8 काफी ज्यादा एक स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है, बिकॉज रफ सरफेस के लिए जहां पे ग्रिपिंग अच्छी चाहिए, ग्रिप्स अच्छी चाहिए। तो रफ रोड की बात की तो म्यूएस ज्यादा है। और अगर एंगल कम है, मतलब tan थीटा, मतलब थीटा अगर कम है tan थीटा भी कम रहेगा। और ऐसा कुछ रिलेशन होगा जो कि हमें यहाँ पे दिया है। तो इस केस में गाड़ी मूव नहीं करेगी, रफ सरफेस ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। और इस केस में गाड़ी मूव नहीं करेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना है इसके बारे में। नेक्स्ट रहेगा अपना मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हिसाब है, देखो। अब यहां पे ऐसे आपको देखना है कि गाड़ी घूम रही है, और ऐसे इमेजिन करो कि घूमते घूमते गाड़ी कहां चली जाए, बाहर निकल, स्किड होके। यहां भी हो सकता है, सोचा जाए तो सब कुछ पॉसिबल है कि जैसे कि आपके हॉरिजॉन्टल रोड पे भी क्या होता था, गाड़ी अगर घूम रही है तो वहां पे हमने एक मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, एक सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, जिससे आपकी गाड़ी स्टैक पे भी रहेगी, स्किड नहीं करेगी, बाहर की ओर नहीं निकल जाएगी। वैसे अब मानो यहां पे भी कुछ हो सकता है कि गाड़ी घूम रही है, बहुत तेज ही घूम रही है और यहां से निकल गई। और मैंने क्या बोला था कि जो हो रहा है या जो हो सकता है उसके अपोजिट लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। तो अगर ये जा सकती है बाहर, ज्यादा वेलोसिटी की बात हो रही है इसलिए। ऐसा थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी तो आके गिर जाएगी, नहीं, उसको घूमने में मजा आएगा।
हो सकता है बाहर निकल जाए, और अगर बाहर निकल रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर कहाँ होगा, अंदर की। बाकी सब सेम है, ठीक है। अपना वेट mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे, ये अगर ये अपना थीटा है, सो ये भी क्या होगा, थीटा, ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा है, जैसे हमने पहले देखा था। फिर ये थीटा है तो यहां पे इसको भी देख लो, यहां पे बन रहे हैं अपने अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। और ये मेरा अगर एफ एस है, साथ में थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा वाला होगा, एफ एस कॉस थीटा, और ये वर्टिकल हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। ये रिजॉल्व करना थोड़ा सा समझ लो कैसे रिजॉल्व करते हैं और कहां कहां फोर्स लगते हैं, ठीक है। अब देखो, सो यहां पे सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पे जो भी फोर्स है वो सब ऐसे लेफ्ट साइड आपको दिखा, जैसे बोलो जिस तरफ से वो अट्रैक्टेड है सर्कुलर मोशन के लिए उस तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स भी और ये वाला फोर्स। पहले क्या था, कुछ एन का कंपोनेंट और एफ का कंपोनेंट दोनों अपोजिट थे, तो एन वाले का इफेक्ट थोड़ा वो कम कर दिया था। अब दोनों एक साथ, मतलब अब ये दोनों साथ में मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट करें। पहले दोनों अपोजिट थे तो हमने एन वाले में माइनस कर दिया स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट, और हमें मिल गया कि हाँ भाई ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां की बात कर रहा हूं, ये वाला, यहां पे क्या था, एन साइन थीटा यहां था और एफ एस कॉस थीटा यहां था, दोनों अपोजिट थे, तो इसमें से माइनस कर दिया। इसमें से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें पता था एन साइन थीटा बड़ा है, पहले हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया था, एन साइन थीटा बड़ा था, इसलिए हमने वहां पे माइनस किया, और दिख भी रहा है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस किया, और ये हमें मिला सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, सो दोनों को जोड़ के आपका क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जोड़ दो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, यही प्रोवाइड कर रहा है आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर वर्टिकल कंपोनेंट में भी एकदम आसान है, वर्टिकली ऊपर एक दिख रहा है और नीचे आपको दिख रहे हैं कितने, दो। एक दिख रहा है आपको mg और दूसरा दिख रहा है एफ एस साइन थीटा, तो ये दोनों बैलेंस है बिकॉज वर्टिकली वो कहीं नहीं मूव करे, एक जगह पे पड़ा है। सो एन कॉस थीटा ने दोनों को साथ में मिला के बैलेंस कर दिया, तो दोनों को मिला दो, दोनों को ऐड कर दो, एफ एस साइन थीटा को mg के साथ, और एक किसके बराबर हो जाएगा, एन कॉस थीटा, ठीक है। यहां भी हमने ऐसे दो इक्वेशन बना ली, ट्राई करेंगे कि mg एक साथ, mg एक साइड में रहे, बिकॉज जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ का जो m है और यहाँ का m कैंसिल होगा, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ एस साइन थीटा को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ये आपको मिलेगा। वैसे काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था, डिवाइड कर दें दोनों को, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, और कुछ ऐसा मिलेगा। फटाफट से देख लो कैसे बनेगा। अगर मैं, और ये भी चीज है वापस से, ठीक है, यहां पे भी ये काम हम करने वाले हैं कि क्योंकि मैंने बताया था आपको अगर मैक्सिमम वेलोसिटी भी रहेगी तो आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम भी रहेगा, मिनिमम रहे या मैक्सिमम रहे, या हमेशा मैक्सिमम। और इस केस में किसके बराबर होता है, म्यू एस एन के बराबर। तो वापस से वही काम करोगे आप, यहां पे भी म्यू एस एन आप पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, एन साइन थीटा प्लस इसके जगह पे क्या आएगा, म्यू एस एन, और ये कॉस थीटा। फिर भाई ये एन कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। वैसे यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी आप पुट कर दो म्यू एस एन को, और यहां पे क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल लो एन, क्या क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है कॉस थीटा माइनस, यहां से एन निकल गया तो म्यू एस साइन थीटा। फिर वही ये दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी है यहाँ पे कटेगा एम और एम, वही बचेगा यहाँ पे क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहाँ पे क्या होगा, एन एन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ये चीज साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। सेम काम करना है, कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, ये क्या बन जाएगा, टेन, लिख भी देता हूं मैं, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये कॉस कटेगा, यहाँ पे बस क्या बचेगा, म्यू एस, कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा, वन, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा।
ये वैल्यू आएगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर वही आर जी भेजोगे तो आर जी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर स्क्वायर भेजोगे तो स्क्वायर यहाँ पे रूट बने। तो ये आपकी वी की वैल्यू आएगी, वी मैक्स की वैल्यू है। वही देखो, वही दिख रहा है, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। अलग क्या है, अलग देख पा रहे हो, मिनिमम वाले में टेन थीटा माइनस म्यू एस था, और यहां पे टेन थीटा प्लस म्यू एस। और जो नीचे वाला टर्म था वो था प्लस में, यहाँ पे नीचे वाला टर्म है सेम है बट है माइनस। मतलब एक हिसाब से दोनों ही साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो चुकी है, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। तो फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी वी मैक्स का। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा काम महाराष्ट्र वाला दे देता है, कुछ कुछ स्पेशल केस, कि म्यू एस अगर कॉट थीटा हो जाए, म्यू एस अगर कॉट थीटा हो जाए, इससे फोकस करो, ज्यादा मजा इसमें है। अगर ये कॉट हो गया, कॉट का मतलब क्या होता है, वन अपॉन टेन ही होता है ना। कॉट मतलब क्या होता है, वन अपॉन टेन। सो टेन टेन कैंसिल, और नीचे क्या बनेगा, वन माइनस वन, मतलब क्या, जीरो। डिनोमिनेटर में अगर जीरो बन रहा है मतलब वो चीज क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो वही तो बोला, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। सो वी मैक्स यहां पे क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो अगर म्यू एस कॉट थीटा के बराबर होता है तब की बात है। और एक और चीज है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें म्यू एस की, मैंने आपको बताया कि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है, वन। इसका एक रेंज होता है, जीरो टू वन ये लाई करता है, ठीक है। जीरो तो पॉसिबल नहीं है, वैसे वन वन भी पॉसिबल नहीं है, ये सब थोड़े आइडियल वैल्यूज हैं, इनके बीच में आपको ज्यादा दिखाई देगी। बट बोलने के लिए म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन। तो वही मान लेते हैं कि म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू लेट से अगर वन हो जाए, वन हो जाए, तब क्या होगा, अगर म्यू एस की मैक्सिमम वन होती है, आप यहां पे पुट करके देखो, अगर ये वन हो जाए, ठीक है। सो थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, कॉट या टैन वन कब होता है, 45। टैन 45 पे वन होता है, और 45 पे अगर मैं कॉट का कॉट ले लूं तो भी वन ही आएगा ना। मतलब उस वाले रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो, टेन को थीटा को 45 डिग्री। तो एक तो थीटा अगर 45 डिग्री हो जाए तब भी ये इंफिनिटी बनेगा। यहाँ पे अगर पुट ही कर लो ना आप, ये सब सोचना ही क्यों, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। सो अगर टेन 45 की बात करें तो क्या बनेगा, वन, वन माइनस म्यू एस, और यहाँ पे बनेगा टेन 45 वन, वन प्लस म्यू एस, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे इसको कॉट ले रहे हैं, म्यू एस को भी वैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे कॉट में, और एक हिसाब से टेन और कॉट वहां पे कैंसिल ही होगा। मतलब ये चीज तो बात की बात है, ये नीचे का वन ही बन रहा है, नीचे का जीरो ही बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको वीमैक्स इन्फिनिटी मिलेगा। अगर मैं थीटा को ग्रेटर देन 45 डिग्री करता हूं, देखो ये तो समझ में आ रहा है कि थीटा अगर 45 है तो इस केस में टेन क्या हो जाएगा, वन, कॉट भी क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। और यहां पे ये चीज जो है वो म्यू एस के इक्वल हो जाएगी, उस चीज में आप देखोगे डिनोमिनेटर हो जाएगा जीरो। और अगर थीटा 45 से ज्यादा हो जाए, ध्यान दो, अगर थीटा 45 से अगर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, खुद सोचो। अगर मेरा रोड ये है 45 डिग्री पे, और ये कुछ 50 या कुछ 60 डिग्री पे आ गया, तो क्या 60 डिग्री पे आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे गाड़ी घूम रही है तो वो स्टिल घूमती ही रहेगी, और उसको कितना भी आप तेज कर लो वो बाहर जाएगी नहीं, ठीक है। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग काफी कम है, वो स्किड हो सकती है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट था बाहर स्किड होने का, तो छोटे एंगल में ये बाहर स्किड हो सकती है। बट अगर बड़ा एंगल हो जाए, और आप खुद सोचो ये कहां जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन जा क्या रही है, ये कल को अगर वर्टिकल बन गए तब ये मौत का कुआं नहीं बन जाएगा।
और मौत के कुएं में आप गाड़ी कितनी भी तेज चलाओ, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्किड हो जाए। तो वो चीज है कि 45 से अगर नीचे रहेगा तो गाड़ी स्किड हो सकती है बाहर, वहां पे कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको अगर आप क्रॉस करोगे तो गाड़ी आपके बाहर निकल जाएगी। बिकॉज उसको ऐसे देखो कि आप जा रहे हो कहां, नीचे की ओर, और नीचे भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गाड़ी स्किड होती है। और अगर मैं 45 से ज्यादा की बात करूं तो मैं जा रहा हूं वर्टिकल वाले हिसाब में, जहां पे वॉल ऑफ डेथ बन जाता है, और वहां पे गाड़ी कितने भी स्पीड में चलाओ घूमते रहेगी, वो स्किड नहीं होगी, स्किड तो नहीं। ठीक है, इसलिए यहां पे वी मैक्स इंफिनिटी। तो याद रख, हमारे बैंक रोड में मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितने भी कर सकते हो, बट ये भी चीज है कब के लिए, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री से अगर ज्यादा है या इक्वल है तब की बात है। इससे कम रहेगा तो वहां पे अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये उसके लिए दिया है। तो ये ऐसे सीटी में हो सकता है कि आपको थीटा दे दे 45 से ज्यादा, लेट से थीटा आपको दे दिए 50, और बहुत कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है लास्ट में कि निकालो व्हाट इज द वी मैक्स। तो 50 देख के डायरेक्टली बोल दो वी मैक्स कितना होगा, इंफिनिटी। और अगर 45 से कम है तो फॉर्मूला से जाओ, फॉर्मूला तब के लिए। तो ये आपको मतलब काफी क्वेश्चन से तो बचा देगा, जो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन होते हैं सीटी में ज्यादा ऐसे ही पूछे जाते हैं। और वही सब है कि थीटा अगर 45 से ज्यादा हो जाए तो आप बोलोगे कि भाई हैविली बैंक्ड रोड है। हैविली बैंक्ड रोड है मतलब बैंकिंग एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, और इस केस में आप देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन्फिनिटी है। तो ये कैलकुलेट करने कोई मतलब ही नहीं है। आपको निकालना तो क्या निकालो, मिनिमम स्पीड लिमिट या मिनिमम वेलोसिटी निकालो, वो ज्यादा रेलिवेंट होगा, वो बोल रहे हैं बस। ठीक है, कि अगर मैं बैंक रोड की बात करूं और जहां पे बैंकिंग ज्यादा है, उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो ही मत, बिकॉज वो इररिलेवेंट है, मतलब हमेशा वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, निकाल के आप बस मेहनत कर रहे होगे फालतू। बेटर है कि आप ऐसे केस में क्या निकालो, मिनिमम स्पीड लिमिट निकालो या मिनिमम वेलोसिटी, कि भाई कितना कम से कम रखना चाहिए कि वो गिरे ना, जैसे कि आपने मौत के कुएं में भी निकाला। ठीक है, ध्यान देना है इसके ऊपर। नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम, इसके बारे में हमने देखा हुआ है पहले भी, और आज भी हम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, सो कोनिकल पेंडुलम क्या कर रहा है, ये एक ऐसा एक बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनता है एक स्ट्रिंग से। जैसे कि यहां पे आप एल लेंथ की क्या देख रहे हो, स्ट्रिंग देख रहे हो, और यहां पे एक है लोड, या इसको हम बॉब बोलते हैं, बॉब। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा मास रखा है लेट से, मास लेट से उसका एम है, ये पूरा जो लेंथ है वो है एल। और जब ये घूमेगा तो आप ये मान के चलो जब वो घूमेगा तो एक सरफेस बना रहा होगा, और जब वो एक सरफेस बनाएगा तो कैसा सरफेस बनेगा, एक कोन बनेगा। ठीक है, खुद सोचो कि अगर एक ऐसा स्ट्रिंग है और अगर वो आजू बाजू से घूमेगा तो कौन सा सरफेस रेडी होगा, एक कोन बनेगा, इसलिए नाम पड़ता है इसका कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो उसके मोशन के हिसाब से नाम दिया गया है कि भाई कोनिकल पेंडुलम इसका नाम होगा। अब यहां पे क्या क्या फोर्सेस है वो देख लो ध्यान से। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहां पे आपको दिखेगा वेट, ये बॉब है, इसका मास है कुछ, वेट लगेगा डाउनवर्ड, क्या रहेगा, mg। फिर हम बात करें इस स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग ही इसको खींच के रखा है, बांध के रखा है, और अगर बांध के रखा है तो कौन सा फोर्स रहेगा, टेंशन फोर्स, टेंशन, हाँ टेंशन बोल सकते हो, टी नॉट लेट से इसको हमने बोल दिया। ठीक है, सो एम जी इज द वेट, टी नॉट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि ए की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन बहुत ध्यान से देना, ये आपका टी नॉट है। उसके बाद आप टी नॉट को ही रिजॉल्व कर लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये पता होगा कि भाई ये जो अपना कोनिकल पेंडुलम है वो कितने एंगल से घूम रहा है, मुझे थीटा पता है। भाई आप खुद देखो, दो लाइन पैरेलल,
ये ट्रांसवर्सल, अगर ये थीटा रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। और अगर ये थीटा रहा तो मेरे वेक्टर का जो कंपोनेंट है थीटा वाले डिस्टेंस पे, थीटा वाले एंगल पे, वो कंपोनेंट को मैं क्या बोलूंगा, टी नॉट कॉस थीटा। और जो वाला कंपोनेंट थीटा के अलावा है वो कौन सा रहेगा, टी नॉट साइन थीटा। ये सब ध्यान, ठीक है। इतने कंपोनेंट हो गए। बाकी ये है अपना रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि एक कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। और जनरली मेरा बॉब वो सर्कल ही ट्रेस कर रहा है, बॉब कर रहा है सर्कल ट्रेस। बॉब का जो मोशन है वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। सो बॉब क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या ट्रेस कर रहा है, पूरा कोन ट्रेस कर रहा है। जो धागे की बात करेंगे, जब धागा घूमेगा तो क्या बनेगा, कोन बनेगा। और इसके टिप को आप देखो तो टिप क्या बनाएगा, या बॉब क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो मैं बॉब पे फोकस कर रहा हूं कि बिकॉज वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन है, तो उस सर्कल का मान लेते हैं रेडियस क्या है, आर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने बोला है एल है, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल जो पाथ बना रहा है उसका सी बोल लेता है। एक और चीज करेंगे यहाँ पे, लेट से ये अपना जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है एल, यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, इस वाले कंपोनेंट को आप एल cos थीटा बोलो। और कोई अगर ऐसा कंपोनेंट होता तो एल sin थीटा बोलते, बट क्या है उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, है ना, उसकी जरूरत कुछ खास पड़ेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे बनाया नहीं। बाकी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप बना सकते थे यहाँ पे, जो कि रहता है एल sin थीटा। तो इतनी चीजें यहाँ पे मार्क की हुई, डायग्राम समझना, सारे फोर्सेस वहां पे बताना, फ्री बॉडी डायग्राम जो भी है बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो कौन कौन फोर्स बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पे। आप देखो वर्टिकली अगर ये घूमेगा तो क्या ये जो आपका बॉब है ये क्या ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, नहीं, मतलब वर्टिकली ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये बस हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, वर्टिकली मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब वर्टिकली जो भी फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। वर्टिकल कौन कौन से फोर्सेस देखो, ऊपर की ओर लग रहा है टी नॉट कॉस थीटा, नीचे की ओर लग रहा है एम जी, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो अब हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अंदर की ओर या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स के बारे में देखते हैं। तो बस एक ही फोर्स आपको दिख रहा है जो कि कंपोनेंट है टी नॉट वाले का, क्या है, टी नॉट साइन थीटा। अब यही एक फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यही फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो टी नॉट साइन थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हमारा जो आगे रिजल्ट है उसमें चीजें कुछ अलग करनी है हमें। सो वी के जगह पे आपको पता है, वी के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा। अगर वी का स्क्वायर हो रहा है तो आर ओमेगा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, नीचे आर बचा। इसके बाद एम, यहाँ पे स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे क्या है, आर। सो आर और स्क्वायर कैंसल, क्या बचा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, वही है यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये अपना जो फोर्स था जिसको हमने मैनिपुलेट करके ये बना दिया, ये किसके बराबर था, मेरे टी नॉट साइन थीटा के बराबर था, वो है। दो इक्वेशन बन गए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या समझ में आ रहा है, डिवाइड करो। डिवाइड करने से अच्छा क्या लगता है, जब चीजें कट जाती हैं कुछ नहीं लगता, सबसे बढ़िया चीज है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस केस में सेकंड वाले को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, मतलब सेकंड वाले के नीचे फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा, यहाँ पे एम जी लिख लोगे और यहाँ पे आप लिख लोगे टी नॉट साइन थीटा। एम और एम कैंसल, ठीक है। फिर टी नॉट कैंसल, ठीक है, यहाँ पे कॉस होना चाहिए था क्योंकि अपना यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में कॉस था, तो कॉस यहाँ पे लिखा। सो क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, आर ओमेगा स्क्वायर और नीचे जी, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल यही रखते हैं क्योंकि इस केस में तो चलो एज इट इज रखा है। तो साइन अपॉन कॉस ही अगर मैं रखा, फिर कल को मैं अगर इसे शिफ्ट करूंगा, जी वहां जाएगा और नीचे आएगा, सो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ जो कि नीचे आपको दिखा। यहाँ पे बस बचेगा ओमेगा स्क्वायर, जी गया ऊपर साइन के साथ, और आर गया नीचे
कॉस के साथ। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। इसके बाद हमें थोड़ा सा और इसे बेटर बनाना है, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो लेट से अगर मुझे पता हो, लेट से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मुझे पता है, तब मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो थीटा आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल में आप देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आप लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर मैं इस पे लगाता हूं साइन, तो साइन क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान देना, अपोजिट में मैं क्या लूंगा, ये मैटर करता है। मैं एक तो हाइपोटेनियस की बात करूंगा तो मैं वहां पे एल चाहता हूं, और एल क्या है, एल ये डिस्टेंस है या एल ये लेंथ है। तो आप यहां पे डिस्टेंस या लेंथ ही पकड़ो, गलती से फोर्स को मत पकड़ लेना। टी नॉट साइन थीटा एक फोर्स है। जब बात होगी तो सेम बिरादरी की बात होगी। अगर जब मैंने फोर्स की बात की थी तो फिर मैंने दोनों जगह रिजोल्व किया, टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा। बट यहां पे मैं इंटरेस्टेड हूं मेरे लेंथ के लिए, एल के लिए, बिकॉज मुझे इसको रिप्लेस करना है, कैसे भी मुझे इसको लाना है फॉर्मूले में। सो जब थीटा पे मैं साइन लगाया तो क्या होगा फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट में दो ऑप्शन थे, एक तो ये ले लेता, एक ये ले लेता। बट क्योंकि मुझे यहां पे स्ट्रिक्टली एल चाहिए, और एल यहां पे क्या है, डिस्टेंस या लेंथ, तो मैं यहां पे भी क्या लूंगा, डिस्टेंस या लेंथ। और यहां पे लेंथ के नाम पे क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर आगे क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम लोग, ये चीज हो गई। फिर आप एल को वहां भेज दो, ठीक है, जो अपना रेशियो आया था एल को यहां भेजो, तो यहां पे एल साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कर दो, आर जो दिख रहा है आपको हमारे पिछले इक्वेशन में, आर की जगह पे क्या पुट कर दो, एल साइन थीटा पुट कर दिया, एल साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल। क्या बचा, जी ऊपर, नीचे एल के साथ क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, अब यहां पे अगर मैं स्क्वायर शिफ्ट करूं तो क्या होगा, यहां पे स्क्वायर रूट। सो ओमेगा बनेगा मेरा जी अपॉन एल कॉस थीटा। अच्छा, ओमेगा की बात करें, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो कि पूरा जो एंगल है वो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल सबटेंड कर दिया मेरे बॉब ने, तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। और अगर एक टोटल सर्कल कंप्लीट करने में टाइम पूछूंगा तो वो क्या होता है, टाइम पीरियड। नॉर्मल टाइम नहीं होता, ऐसा वैसा टाइम नहीं होता, टाइम पीरियड होता है। तो मैं ओमेगा की जगह पे ये पुट कर सकता हूं, 2 पाई अपॉन टी। सो ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, और वो ऑलरेडी किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। फिर ये दोनों को इक्वेट कर लो, टी निकाल लो। एक तो लगे तो उल्टा कर लो पहले। सो टी ऊपर, 2 पाई नीचे, और ये भी उल्टा हो जाएगा, एल कॉस थीटा ऊपर और जी नीचे। 2 पाई वहां भेजा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल कॉस थीटा, अंडर रूट में एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का। मतलब आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है, मतलब मेरे कोनिकल पेंडुलम को कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है एक पूरा रोटेशन, एक पूरा जो भी है घूमने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में, एक पूरा सर्कल बनाने में, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकालो। ये देखो डिपेंड कर रहा है एल पे, एल मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे। एक तो लेंथ की बात कर लो आप, अगर देखो मेरा अगर स्ट्रिंग छोटा सा है तो छोटा सर्कल बनाएगा और फटाफट से एक चक्कर काट लेगा, टाइम पीरियड यहां पे कम रहेगा। अगर लेंथ बड़ा रहा तो बड़ा सर्कल ढंग से बनाएंगे तो ऐसा कुछ बड़ा सर्कल बनेगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एल और टी आमने सामने, तो ये तो साफ समझ में आ रहा है आपको कि एल कम था तो टी भी क्या था, कम था। लेंथ मैंने अगर बढ़ा दिया तो टाइम भी फिर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बिकॉज आमने सामने।
तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जी पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है टाइम पीरियड का। ठीक है, इतना कुछ था डेरिवेशन। फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है जहां पे मुझे टेबल लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें आप देखो पहले तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मोटरसाइकिलिस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर। सो एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये वैल्यू होगी v की। फिर ये एक सर्कल बना रहा है, इसका रेडियस है 25 मीटर। आपको इंक्लिनेशन एंगल निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना। इंक्लिनेशन बोल दिया ना वर्टिकल से, थीटा है, ठीक है, थीटा है। अब यहां पे थीटा कैसे निकालेंगे, अपने पास फॉर्मूला था, टेन थीटा की वैल्यू थी अपने पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी, याद है ये पहला डेरिवेशन आज। अब यहां वैल्यू पुट कर दो आप, वी आपको पता है फाइव, फाइव का स्क्वायर डिवाइड में आर, रेडियस कितना पता है 25, पुट कर दिया। यूनिट सेम है मीटर मीटर में, तो इसलिए रखा है इसको, तो कन्वर्ट करते हैं। और जी कितना होता है 9.8। सॉल्व करो, फाइव का स्क्वायर भी 25 होता है, 25 डिवाइड हो गया बच्चे 1/9.8। कल को आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.1021, ये आएगा। आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको रखने हैं, नहीं तो टेबल में उतना मजा नहीं आएगा ना, तो उतनी करेक्टेड वैल्यू नहीं आएगी ना। तो 4 डिजिट रखो, बिकॉज टेबल में आपके 4 डिजिट होता है। क्यों टेबल का यूज करना है, बिकॉज ये वैल्यू tan थीटा की आ रही है। हम इंटरेस्टेड है थीटा के वैल्यू पे। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, tan को ये साइड भेजेंगे, ऐसा समझ के लो। बट हम क्या करते हैं, tan इनवर्स अप्लाई करता है। तो अगर tan को यहां भेजा अगर, तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0.102। अब इस केस में आपको लगेगा tan का टेबल, जो कि यहां पे, या वैल्यू याद रखना क्या निकालना है आपको, 0.1021। आपको देखना है कि वैल्यू कहां है, या tan या साइन में ऐसा होता है, tan या साइन का आप टेबल यूज कर रहे हो, तो ये वैल्यू से जस्ट छोटी वैल्यू आपको देखनी। एग्जैक्ट आना थोड़ा लक वाली बात है, बट इससे जस्ट छोटी वैल्यू आपको देखनी होती है। तो देखो 0.1021 दिख रहा है किसी को, देखो यहाँ पे कुछ 0.1 आ चुका है, बट आना वो चालू हो गया था यहाँ पे 0.10 क्या था 21 ना। देखो वापस लिख लेता हूं मैं, 0.1021। ओके, सो ये जो वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही है, बिकॉज ये वैल्यू देखो 0.1033 हो गई है। ध्यान दो 0.1033 हो रही है, और यहां पे कितना 0.1016, जो कि जस्ट छोटी है मेरे रिक्वायर्ड वैल्यू से। मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वैल्यू मैंने पकड़ी है, कितने डिग्री पे है ये, 5 डिग्री पे है, लिख दिया मैंने 5 डिग्री। और ऊपर की ओर जाए कितने मिनट पे है, 48 मिनट पे। बट स्टिल मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी, 0.1021, और मैंने कौन से के लिए डिग्री और मिनट ढूंढा है, 0.1016। कितना कम है, एक हिसाब से माइनस में करोगे तो 0.000 में आएगा, बट आप वैल्यूज देखो, 16 और 21 में कितने का गैप दिख रहा है आपको, 5 का। वो 5 आप देखोगे मेन डिफरेंस में, सेम रो में आपको देखना है कि 5 के पास में वैल्यू कौन सी है। देखो 3 और 6 में ज्यादा पास में कौन सा आपको दिख रहा है, 6 ज्यादा पास में होता है 5 के। और ऊपर की ओर जाओगे तो 2 दिख रहा है, 2 रहेगा मिनट में। इसको आपको जोड़ देना होगा इसमें, कितना हो जाएगा, 5 डिग्री 50 मिनट। ये अपना आंसर है, 5 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, ऐसे टेबल सॉल्व करना बोर्ड में प्रोवाइड होता है, बोर्ड के लिए, सीटी के लिए नहीं। सीटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, मोस्टली नहीं आएंगे।
होंगे तो थोड़े लॉजिकल होंगे, वो ऐसा नहीं उनकी डिमांड होगी कि टेबल खोलेगा, क्योंकि टेबल देते नहीं हो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना ये चीज के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अपने को निकालना था यहाँ पे वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब म्यू की वैल्यू निकालनी। कैसे निकाल सकते हैं? ये वाले डायग्राम की हेल्प लेके हम वो डेराइव कर सकते हैं। कैसे? इसमें आप देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, mg वाले कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लूंगा, एक ऐसा और एक कुछ ऐसा। एक मेरे नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट नीचे रहेगा, बिकॉज उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, और एक मेरा सरफेस के अलोंग नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां पे आप ध्यान दो, अगर ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इसको आप देखो वर्टिकली अपोजिट में, ये एक लाइन बनेगी और ये एक लाइन बनेगी, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये वाला मेरा वेक्टर mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा, mg sin थीटा। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा वाला फोर्स आपको दिख रहा है, Fs दिख रहा है। सो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो mg sin थीटा है ये किसके बराबर होगा, Fs के बराबर होगा। तभी ये ना नीचे स्लाइड कर रहा है ना ऊपर जा रहा है फिलहाल। अब mg sin थीटा इज इक्वल टू Fs को, मैं Fs के अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होता है, म्यू एस एन। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि हमने दोनों डेरिवेशन में यूज भी की थी। अब n की बारे में बात करूं तो n वाला जो आपका वेक्टर है ये किसके साथ बैलेंस्ड है, mg cos थीटा के साथ बैलेंस्ड है। मतलब n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, एन के जगह पे क्या लिखेंगे, mg cos थीटा। mg कैंसिल, cos यहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस, साइन अपॉन cos क्या मिलेगा, tan थीटा। हाँ तो यही बोल रहा था ना, म्यू एस और tan थीटा दोनों सेम होंगे। तो वो आप इस वाले डायग्राम में समझ सकते हो, जैसे हमने मिनिमम वाला एफबीडी बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था वहां पे। ठीक है, ऐसे बैलेंस करके हमने ऐसा कुछ निकाला कि tan थीटा और म्यू एस क्या है, बराबर। मुझे पूछा ही था न्यूमेरिकल में कि म्यू एस क्या है वो बताओ, और मुझे पता है कि म्यू एस अगर tan थीटा है तो फिर कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने tan थीटा ऑलरेडी निकाला था ना। tan थीटा मैंने कितना निकाला था, और अगर म्यू tan थीटा के बराबर है तो ये फिर सेम वैल्यू नहीं दे देगा, 0.10, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, और अगर ये तो अलग बात है कि अगर म्यू और tan थीटा बराबर है तो आप ये भी लिख सकते हो, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं थी, बट ये भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर देखो tan थीटा की वैल्यू ये है तो मैं tan की जगह पे म्यू पुट कर सकता हूं ना, तो म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप भी फंसो। कैसे आएगा वो मैंने बताया आपको, बाकी ये भी आप याद रखो, ये है ना, एक को याद रख लो कि दूसरा याद रखेगा, ये याद रखो, म्यू tan थीटा के बराबर। ठीक है, ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर carries a bob of mass 0.1 kilogram at its end. It is used as a conical pendulum with the period 1.41 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे लेंथ दिया है स्ट्रिंग का, यानी कैपिटल एल की वैल्यू दिया है, आपको मास ऑफ द बॉब दिया है, एम दिया है, पीरियड आपको दे दिया यानी कि कैपिटल टी गिवन है, आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि थीटा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन पता है आपको, टी नॉट, इस केस में टी नॉट है, थोड़ा अलग करने के लिए। तो टेंशन को भी टी बोलते हैं, टाइम पीरियड को भी टी बोलते हैं, तो कैसे फिर समझ में आता है कि क्या है। सो अगर मेरे को पहले अगर मुझे थीटा निकालना है, टी पता है मुझे, टी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, कोनिकल पेंडुलम में हमने यही पढ़ा था, मेन जो फॉर्मूला था। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। मुझे टी पता है कितना, 1.41 पुट किया, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 3.142,
अंडर रूट में एल, एल कितना गिवन है अपने को 0.5, कॉस थीटा एज इट इज, बिकॉज थीटा मुझे नहीं पता, वही तो मुझे पता करना है, और जी है 9.8, एक ही अननोन में पता कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करोगे, 2 को यहाँ भेजोगे, डिवाइड होगा, 3.412 को भी यहाँ भेजोगे, क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर रूट आप यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा उसको उल्टा। बस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन 0.5 मतलब क्या, 1/2, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 9.8 से क्या बचेगा, 19.6, ऊपर कॉस। कैलकुलेशन में ध्यान देना ये सब चीजों में। उसके बाद 90.6 यहां शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट के साथ, यहां सॉल्व करना है इन सबको मल्टीप्लाई करके, आपको ऑलमोस्ट वैल्यू मिलेगी 0.9। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना ध्यान से, मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख के दे रहा हूं। वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.9868, एग्जैक्ट जाए तो इतना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा, इंसान मान के, उतने नहीं, गलती तो माफ कर देंगे ये लोग, इतना कुछ नहीं। जैसे का 0.9860 आएगा, 55 आएगा तो भी चल जाएगा, इतना कुछ इश्यू नहीं है। थोड़ी वैल्यू यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट स्टिल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ रही है। अब मुझे जब थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो कॉस इनवर्स ऑफ 0.9868। अब कॉस का टेबल लेंगे, क्या फाइंड करना है, याद रखना है 0.9868। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि tan और साइन में जो वैल्यू चाहिए होती है उससे जस्ट छोटा देखते हैं, बट कॉस वाले में उससे जस्ट बड़ा देखते हैं। तो आपको देखना है 0.9868 है, जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ 1 से चालू हो रहा है, और यहीं कहीं पास में मिल जाएगी अपने को वैल्यू। देखो 9874, देखो 0.9866 जस्ट छोटी है, बट हमें कौन सा चाहिए, जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, जो कि है 0.9869। तो मुझे मिले 0.9869, और कितने डिग्री कितने मिनट में मिल रही है, 9 डिग्री, कितना मिनट है, 18 मिनट। फिर आपको देखना है कि अच्छा मैंने जो वैल्यू निकाली वो एक्चुअल में बड़ी है मेरे रिक्वायर्ड वैल्यू से, यहां पे काम करेगा मीन डिफरेंस। आप बोलो तो मीन डिफरेंस तो ऐड करते हैं, कॉस में माइनस करते हैं, मीन डिफरेंस साइन में, फिर टैन में ऐड करेंगे, बट कॉस में उल्टा है, यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखो मुझे कितना माइनस करना है कि ये बन जाए, एक हिसाब से 9 से 8 करने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, तो इसी रो में 1 में आएंगे, और यहां दिखेगा आपको 2, मतलब 2 मिनट आपको माइनस करना है, कितना आएगा, 9 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, अब ये जो है ये है एकदम एक्यूरेट वैल्यू, और ये आपकी वैल्यू है इस टेबल से। ये टेबल ये गारंटी नहीं करता कि आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, क्लोजेस्ट वैल्यू मिलेगी, जितना हो सकता है उतना ही ट्राई करेगा, बट ये कैलकुलेटर से करोगे या कोई एक वोल्फ्रॉम अल्फा करके एक है, उस वेबसाइट पे जाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू वो कैलकुलेट करके देता है, जाओगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, नो डाउट। बट ये कोई मशीन नहीं है, ये एक टेबल है, और हम अपने लॉजिक से या अपने जो है इस ट्रिक से हम वैल्यू निकालते हैं, जो कि काफी क्लोज मिली है हमें, और पेपर में आपको ये मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, 9 डिग्री तक चल जाएगा, 10 या 8 मत कर देना, 9 डिग्री में खेलोगे ऊपर नीचे चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा एरर रहेगा तो फिर वो वैल्यू थोड़ा ऑसिलेट कर सकती है, जो कि कुछ मार्क्स कम कर दे आपको। फिर आपको टेंशन फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन के लिए ये चीज हमने कुछ देखी थी, ये डेरिवेशन में एक पार्ट था, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये बात, पहला जो इक्वेशन टी नॉट एम जी अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला क्यों लेके चलूंगा, बिकॉज मुझे मास पता है, जी पता है, थीटा मैंने जस्ट पता कर लिया, ये नहीं कर सकता था बिकॉज मुझे ओमेगा नहीं पता था। ठीक है, तो ये इक्वेशन बढ़िया है, काम आने लायक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे।
सो लिख दिया मैंने फॉर्मूला, मास पुट कर दिया, 0.1 आपको दिया था, जी पता है 9.8, कॉस ऑफ 9 डिग्री 19 मिनट। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों पता है? क्योंकि आपने cos थीटा ऑलरेडी सॉल्व करके 0.9868 निकाला था, फिर आपने इनवर्स पुट करके कुछ जो है थीटा निकाला। थीटा कितना निकाला? ये निकाला। अरे जब मैंने कॉस ये पुट करके ये एंगल निकाला, तो कॉस ये एंगल पुट करके यही वैल्यू नहीं आ जाएगी? समझो? तो यहां पे वापस से मत घूमने लगना, एक बार काम कर लिया हमने, वापस नहीं करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0.9868 है। यहां सॉल्व करो, ये कुछ बन जाएगा आपका 0.98, और नीचे बचेगा 0.9868। नीचे की जो वैल्यू है, देखोगे ध्यान से, ये बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है न्यूमरेटर से, इसलिए वैल्यू आपकी 1 से छोटी मिलेगी, जस्ट मतलब कुछ 0.993 तक जाएगी। डिटेल में जाओगे, ये भी आप लोगरिथमिक टेबल से डिटेल में चाहिए तो कर सकते हो, बट छोटे मोटे के लिए जरूरत नहीं। शिफ्ट करो पॉइंट और डिवाइड करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और हमने देखा, जो कि हमने नेचुरल कोसाइन के ऊपर देखा। सीटी वाले क्वेश्चन हम चैप्टर के लास्ट में सारे पॉसिबल क्वेश्चन सीटी वाले देखेंगे। यहाँ पे बस हम देख रहे हैं बोर्ड्स वाले क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने आज देखी, सारे डेरिवेशंस, जितने 3 डेरिवेशंस हमने देखे, और न्यूमेरिकल देखे। डेरिवेशन रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल देख के आओ, टेबल कैसे रीड करते हैं वो देखो, और सीटी के पर्सपेक्टिव से तो सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थे और फॉर्मूला, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बना रहे थे ना हर बार, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हमने बनाया, देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन एज अ फॉर्मूला यूज में आ गया, है ना? फिर यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन सब यूज में आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने। एफबीडी बनाना आ गया तगड़े तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हो गया, तुरंत आप बना सकते हो, तुरंत आप लिख सकते हो। इक्वेशन लिखो और मेन फॉर्मूला भी याद रखो, और ये तो स्पेशल केस, स्पेशल मूवमेंट में काम आता है, सीटी एग्जाम में आ सकता है ये सब चीज। बाकी याद रखो, मिनिमम वेलोसिटी 0 और मैक्स इंफिनिटी, उसके लिए स्पेशल केस है कि थीटा 45 डिग्री से ज्यादा या इक्वल, ज्यादा या इक्वल। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। सो कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कुछ और अगर चीजें क्लियर नहीं है तो पिछले लेक्चर को रेफर करना, क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कमेंट कर देना, डाउट रहे या अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।